नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में, जहां पे हम फ़ायदे की बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस खास वीडियो में मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ लेके आया हूं, जो खास करके कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बारे में बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस मार्केट में हैं। तो न्यूज़ क्या है, ये सबसे पहले इस थंबनेल को देख करके जो आपने क्लिक किया है, कई सारा इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्नमेंट आज के डेट में प्राइवेट कर रही है, उसमें पब्लिक होल्डिंग में बेच रही है। तो इसके लिए एलआईसी और बहुत सारी कंपनीज को सरकार क्यों बेच रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और एक बड़ा खुलासा मैं आपको करूंगा, अंदर की बात आपको बताऊंगा। बीमा एजेंटों का क्या होगा अगर सरकार इंश्योरेंस कंपनीज को एक के बाद एक इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेट करती जाएगी, तो जो इंश्योरेंस एडवाइजर जिनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, तो उन इंश्योरेंस एजेंट्स का क्या होगा, सारी बातें बताऊंगा। बस आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। एवरी सिंगल डे मैं कोशिश कर रहा हूँ एक न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँ, ताकि मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर भाई बहनों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और पिछले लगभग क्या पिछले 91 दिनों से मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूँ। 360 डेज 365 दिन लाइव आने का चैलेंज है, और इसमें 25 कोर्सेज मैं ऑलरेडी आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, जिसमें 2-3 कोर्सेज हो चुके हैं। अभी व्हाट्सएप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, तो अभी अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करते तो आप प्लीज ज्वाइन करें रात को 9:30 से 10:30 के बीच में। तो इस न्यूज़ को शुरू करते हैं, और इसके बीच में आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट में जरूर लिखें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कंपनी है, 2017 में 14.5% इसका स्टेक जो है आईपीओ के थ्रू मार्केट में डाइल्यूट किया गया था। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई स्टेट ओन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक किया जाता है, ठीक है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उससे पैसा उठाने के लिए गवर्नमेंट उसका कुछ पोर्शन पब्लिक को दे देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, करंट होल्डिंग क्या है, इसमें लगभग 85% की होल्डिंग गवर्नमेंट की इस टाइम पे है इस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी री इंश्योरेंस वाले की अगर बात करें, तो इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट 2017 में किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। 14.22% का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, मार्केट में डायल्यूशन किया गया, आईपीओ के थ्रू लेके आ गया। करंट होल्डिंग लगभग अभी 85.78% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। अब इस कंपनी का एक अपडेट और है, जीआईसी में बहुत जल्दी फिर से डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6.78% का डिसइन्वेस्टमेंट फिर से करेगी, एक दोबारा मार्केट में इसको जो है पब्लिक करेगी, यानी कि एफपीओ के थ्रू शायद उसको लेके आएगी। तो कुल मिलाकर के मार्केट में फिर से इस कंपनी को बेचा जाएगा। ठीक है, कितना बेचा जाएगा, 6.78%। टोटल 85% के आसपास में अभी गवर्नमेंट का स्टेक है। ठीक है, तो प्राइवेट नहीं बोल सकते इस कंपनी को, प्राइवेट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को तब बोलते हैं जब 51% से ज्यादा स्टेक चले जाता है। अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेटस है ये अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस कंपनी को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। इस कंपनी को भी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए लेके आएंगे। ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात करें तो उसको भी प्रोविजन है, उसका भी जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको भी डिसइन्वेस्टमेंट करके मार्केट में पब्लिक इसको कर दिया जाए। नेशनल इंश्योरेंस, ये कुछ पीएसयूज इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ अभी कुछ ये पब्लिक है, कुछ नहीं है। जो नहीं है उनका आने वाले बहुत जल्दी आप देखेंगे मार्केट में आईपीओस के थ्रू इन कंपनीज को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। अब है मेन चीज, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर इस चैनल पे एलआईसी वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्टेक कितना है एलआईसी में, 100% गवर्नमेंट स्टेक था। कब तक, 2022 तक। ठीक है, पूरे तरीके से 2022 में आपने देखा होगा डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने एलआईसी को मार्केट में लॉन्च किया, तो उस हिसाब से 21,000 करोड़ के आसपास में पैसे रेज किए थे, और 96.5% अब की बार में बचा हुआ है मैक्सिमम, जो अभी मतलब गवर्नमेंट के पास में स्टेक है। तो कितना 3% मार्केट में डाइल्यूशन कर चुका है, 3.5% के आसपास में। अब एक चीज मैं अंदर की बात आपको बता दूं, जो खुलासा मैं करने वाला वो ये है, एलआईसी भले ही 3.5% डाइल्यूशन के साथ में मार्केट में पब्लिक हुई है, अभी एलआईसी कुल मिलाकर के 25% मार्केट में डाइल्यूट की जाएगी, क्योंकि ये सेबी का नियम है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक नए इंश्योरेंस एडवाइजर है, पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ये नॉलेज पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि क्यों आप तक नहीं पहुंचाई गई है। ये अंदर की बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट करने नहीं आया आपको, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सेबी के क्या नियम कानून होते हैं, क्या कायदे कानून होते हैं, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है, फायदे नुकसान क्या होंगे, जीएडीपी को क्या नुकसान होगा, इंश्योरेंस एजेंट को इसका क्या नुकसान होगा, ओवरऑल कंट्री का नुकसान फायदा क्या होगा, सब बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो में जब आप आते हैं मैं प्रॉब्लम की बात नहीं करता, प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन की बात भी करता हूँ
हूँ आपको, ठीक है। मेरा मुद्दा इंश्योरेंस एडवाइजर को डर में रखना नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए रेडी करूँ, आपको मैं वो नॉलेज दूँ जो आपसे छुपाई गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एलआईसी का स्टेक कितना है अभी 96.5, 3.5% जो है डाइल्यूट हो चुका है। 21,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ले चुकी है डाइल्यूशन के थ्रू। अब 25% टोटल मिलाकर के होना है। हालांकि उसके लिए एलआईसी को जो है थोड़ा टाइम दिया गया है, एक्स्ट्रा मतलब नियमों में ढील देते हुए सेबी ने दिया हुआ टाइम, ठीक है। अभी इसमें आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 96.5% जो है अभी गवर्नमेंट का स्टेक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपका कस्टमर पूछता है, कई लोग आपसे बोलेंगे अरे एलआईसी तो बिक गई है, एलआईसी तो प्राइवेट हो गई है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते होंगे ना, ऑब्जेक्शन देते होंगे, तो उनको ज्ञान दीजिए 96.5% गवर्नमेंट की स्टेक है। जब भी कोई कंपनी 51% से ज्यादा अगर प्राइवेट का हिस्सेदारी आ जाता है, तब वहां से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। जो भी नियम कानून कायदे बनाएगा वो प्राइवेट वाला बनाएगा, लेकिन एलआईसी में केवल एलआईसी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, क्योंकि 3.5% ही हमने डाइल्यूट किया है, वो भी डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। बेचना नहीं बोलते हैं इसको पब्लिक लेके आना बोलते हैं। मेरे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इसके मालिक हैं, राइट। तो 2022 में 3.5% के साथ में इसको डाइल्यूट किया गया। अब सेबी का जो 25% का रूल है, वही मैं आपको अभी बता रहा था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, खास करके पीएसयू यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो उसको कम से कम 25% अपना हिस्सा प्राइवेट मतलब पब्लिक करना होता है। हालांकि एलआईसी का 3.5% है, कई सारी कंपनीज का 8-10% है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई सारे एफपीओस के थ्रू मार्केट में फिर से डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए इन कंपनीज को पब्लिक किया जाएगा। मैक्सिमम 25% तक किया जाएगा, उससे ज्यादा शायद नहीं करेंगे। अब कंप्लाइंस भी होते हैं कहीं सारे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 75% तक इसको डाइल्यूट करेगी, जितने भी पीएसयूज हैं, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। अब एक इंश्योरेंस एजेंट होने के साथ में आपको लग रहा होगा यार, जब ये सारी चीजें आप बता रहे हो, एलआईसी इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, इतना डिविडेंड गवर्नमेंट को दे रही है, सारी की सारी पीएसयूज कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर मोदी जी को क्या चुल पड़ी है कि ये सरकार मतलब क्या ऐसा दिक्कत आन पड़ी है कि ये सरकार इनको बेचने में लगी हुई है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ये भी आपका सवाल हो सकता है ना। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। सबसे पहला रेवेन्यू जनरेट करना। देखिए गवर्नमेंट को अपने फंड्स को सपोर्ट करने के लिए, देश में अलग अलग प्रोग्राम्स वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए, पब्लिक फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा जब कम पड़ता है तो इस गवर्नमेंट को लगता है कि इन कंपनीज को पब्लिक किया जाए, ताकि इनसे मिलने वाले पैसे से देश चलाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। ये एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद और 6 तरीके और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी इंश्योरेंस कंपनीज की कई बार ढीले ढाले हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा एलआईसी में कई सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे आपको लगता है कि यार प्राइवेट में इतना बढ़िया तरीके से होता है, इतना बढ़िया कस्टमर को ट्रीट किया जाता है, इतना बढ़िया तरीके से एजेंट्स की ड्रेसअप पूरा सब कुछ बहुत सिस्टम मैनेज में है, लेकिन एलआईसी में आपको चीज कई बार मिसिंग दिखती है। तो ये जो एफिशिएंसी है, टू मेक कंपनीज मोर एफिशिएंट बाय ब्रिंगिंग प्राइवेट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, उसके मैनेजमेंट को अच्छा बनाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनीज को, अपने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेट करती है, और उसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट को भी देती, ताकि भाई वो अपने टेक्नोलॉजी लेके आए, अपने मैनेजमेंट के लोगों को लेके आए, ठीक है, थोड़ी एफिशिएंसी के साथ में काम करें। समझ रहे ना, ये चीज वैलिड पॉइंट है। सिर्फ कंप्लेनिंग एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हर चीज की नॉलेज अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तीसरा रीजन क्या होता है गवर्नमेंट का प्राइवेट इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को डाइल्यूशन में लेके आने का? मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लाई विच मार्केट विद द मार्केट रेगुलेशंस लाइक मेंटेनिंग द प्रोफेशनलिज्म। तो ये सारी चीजें करने के लिए भी डाइल्यूशन होता है, मार्केट में पब्लिक किया जाता है। उसके बाद द रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन। आपने देखा होगा कई सारा मतलब गवर्नमेंट के पास में और भी काम है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बहुत सारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट को। तो वो क्या सारी ये इंश्योरेंस कंपनीज का 100% स्टेक लेकर के बड़े बाबू लोगों को बहुत मोटी मोटी सैलरीज होती है, वो काम तो करते नहीं है कई बार में। तो इस चीज को देखने के लिए गवर्नमेंट अपने बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लेके आती है, ताकि वो मार्केट के हिसाब से थोड़ा शिफ्टिंग कर पाए, ऑपरेशन रिस्क को थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके, थोड़ा एफिशिएंसी लेके आई जा सके। उसके बाद वाइडर और ओनरशिप को एनकरेज करने के लिए, मतलब कोई भी दिस इन्वेस्टमेंट लेट्स कॉमन सिटीजन टू ओन स्टेक। हम और आप जैसे छोटे इंश्योरेंस मतलब जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में मालिकाना हक दिया जा सके, ताकि हमारा उनके ऊपर विश्वास बढ़े, हम भी उसमें अपना जो है कुछ स्टेक ले पाएं। इसके लिए भी गवर्नमेंट का एक पॉइंट होता है कि चलिए मैं आपको 25% डाइल्यूशन करते हैं, तो आप भी चाहें तो आप भी इसमें भागीदार बन सकते हैं, ठीक है, जैसे एलआईसी के लिए किया था। बूस्ट स्टॉक मार्केट को बूस्ट देने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा डलवाने के लिए, स्टॉक मार्केट को ग्रो कराने के लिए, ठीक है,
एनएसई बीएसई जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनको एक बूम देने के लिए भी कई बार पीएसयू कंपनीज को पब्लिक किया जाता है ताकि मार्केट में और ज़्यादा पैसा डाइल्यूशन किया जा सके, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जा सके, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी। अब इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट है, मेरा काम प्रॉब्लम बताना नहीं है बल्कि सोल्यूशन भी बताना है और उसके इम्पैक्ट बताना भी है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर, लास्ट में बताऊंगा आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले सुनिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर एलआईसी की बात करें तो देखिए एलआईसी का कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका प्रभाव सबसे बड़ा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। एलआईसी पार्शियल प्राइवेटाइजेशन लिस्टिंग में एनकरेज अदर स्टेट ओन कंपनीज। तो एलआईसी जब मार्केट में आई तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी और एलआईसी के लिए भी। एग्जिस्टिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है एलआईसी के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेके आना, अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट सेगमेंट में घुसना। एलआईसी ने जैसे भी 4 टर्म पॉलिसीज एक साथ लॉन्च करी, वो ऐसे हवा में नहीं करी है, वो एक्सपेंशन कर रही है, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड कर रही है ताकि एलआईसी मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आ पाए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट की देखें तो मार्केट में डाइल्यूशन होने से एलआईसी का जो एक डोमिनेंस था, ठीक है, एक वर्चस्व था, उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट लग रहा है क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे ही सही बट एलआईसी का स्टेक लेके जा रही है। तो अभी भी हालांकि इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ही है, बट आने वाले दिनों में आप देखोगे कि धीरे 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 ये चीज़ घटती जा सकती है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, मल्टीपल कंपनीज आएंगी तो एक ही कंपनी का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट आएगा, एलआईसी के ऊपर तो बता दिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो ये है इंक्रीज कंपटीशन। अलग अलग कंपनीज मार्केट में आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर कंपनीज अलग अलग होंगी तो अलग अलग टाइप की डिफरेंट पॉलिसीज भी लेके आएंगे। अगर कंपनीज अलग अलग आएंगी तो अलग अलग एफिशिएंसी के साथ में आएंगी, प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा, बड़े बड़े सीईओज होंगे, उसके पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, विदेशों की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है। उसके साथ में कंपनीज को एफिशिएंसी के लिए काम किया जाएगा। तो ये सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुल मिलाकर के ग्रो करेगी। अलग अलग टाइप की पॉलिसीज मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी जो आपको पता भी नहीं होगा। इम्पैक्ट ऑन कंट्री में क्या, इसका पूरे देश में इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब आप कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करते हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है देश को, ठीक है। कोई भी फंड जनरेट करती है गवर्नमेंट तो उससे मतलब इकोनॉमी में बूस्ट आता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग होता है उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अपने सवाल हो सकते हैं कि रोड के गड्ढे तो भर नहीं रहे, इतनी बार हम टैक्स पे करते हैं, ये आपका पर्सनल मुद्दा हो सकता है और मैं इसमें आपके साथ हूँ। गवर्नमेंट्स को हम इतना टैक्स देते बट उसका कोई हमें पता ही नहीं गवर्नमेंट का कहाँ क्या खर्चा कर रही है, ठीक है। मार्केट कॉम्पिटिशन, मोर वाइब्रेंट एंड कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस सेक्टर कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें एफडीआई को इम्प्रूव मतलब इम्प्रेस करने के लिए भी एक देश में पैसे का फ्लो बढ़ाया जा सकता है एफडीआई के थ्रू। कई सारी एफडीआई के थ्रू पैसा बाहर से भी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, ये कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, जीडीपी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पड़ेगा। इसमें मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो ये जो भी मतलब पैसा जो भी डाइल्यूशन पब्लिक में होगा इंश्योरेंस कंपनीज का, इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेके आएगी। अलग अलग इंश्योरेंस सेगमेंट में जो है अलग डिफरेंट टाइप के बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े चीज़ों के इंश्योरेंस पॉलिसीज आएंगी जिससे इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पैसा ज़्यादा मार्केट में आएगा, हर हाथ तक बीमा पहुंचेगा, बीमा की जानकारी लोगों को होगी तो कुल मिलाकर के जीडीपी में ग्रोथ होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस फॉर इंश्योरेंस एजेंट। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एजेंट्स में बेनिफिट फ्रॉम बेटर प्रोडक्ट्स। कई बार हम खुद कंप्लेन करते हैं यार एलआईसी के पास यार अच्छा टर्म इंश्योरेंस नहीं था, एलआईसी लाई ना, युवा टर्म पॉलिसी लाई, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। कई बार आपको अभी लगता है कि यार मैनेजमेंट बहुत बकवास है एलआईसी में, बात ही नहीं सुनता, हमारी रेस्पेक्ट तक नहीं करता, बात करने का तरीका नहीं है उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है। ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएंगी। एलआईसी के अभिकर्ताओं के साथ साथ एलआईसी के स्टाफ का ड्रेस कोड फिक्स हो जाएगा, क्या बोलना है अभिकर्ताओं से, कैसे पेश आना है, सब कुछ उनको लाइन पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप ध्यान से समझिए, आने वाले दिनों में ये चेंजेस सब होने वाले हैं। जो बाबूजी वहाँ पे बैठ करके आप पे रौब झाड़ते हैं वो बहुत टाइम चलने वाला नहीं है। तो इंश्योरेंस एजेंट के लिए अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें तब होती है जब प्राइवेट के लोगों का भी ऑनरशिप बढ़ती है, उसको दिखता है यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास 5% स्टेक है गवर्नमेंट सॉरी इस कंपनी का, तो मैं नहीं चाहता कि यार ये मैंने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये क्या बकवास चल रहा है, हमारे इंश्योरेंस एजेंट को क्यों परेशान किया जा रहा है।
तो इस चीज़ को चेंज करो, तो थोड़ा प्रेशर होगा गवर्नमेंट के पास, वो पॉलिसीज़ लेके आई जाएंगी जिससे कि चीज़ें थोड़ा एफिशिएंट बनाई जा सके। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब चैलेंजेस भी हैं कई सारे, ठीक है। प्रेशर, आपके पास प्रेशर होगा कि नई नई सेल्स स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करो, टारगेट मीट करो, ये करो वो करो। ऐसा होता ही नहीं होता, बताओ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, आनंदा से पोर्टल से करो, ऑफलाइन मत करो, ठीक है। ये वो करो, जो अभी CKYC करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट कराई जाएंगी जो शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा यार क्या बकवास है, सही तो चल रहा था फॉर्म 300 नंबर भर के, ये क्या जरूरत थी आनंदा पोर्टल लॉन्च करने की। तो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होगा। चैलेंजेस आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में एक चीज़ है प्रॉफिट और लॉस। पूरे देश के लिए, सबके लिए क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रॉफिट की बात करूं तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने का मौका मिलेगा, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को डाइल्यूट करने में मार्केट में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, कंज्यूमर को बेटर सर्विसेज मिल पाएंगी, कंज्यूमर जिस टाइप की पॉलिसी चाहता है उस टाइप की पॉलिसीज मिल पाएंगी। IRDA आज जो नए नए नियम लेके आ रहा है वो ऐसी हवा में थोड़ा ला रहा है, उसको पता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ये कस्टमर ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस की 2 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं। तो सोचिए, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ही ये ऐसे नियम लेके आए जाते हैं। दूसरा, पोटेंशियल लॉस भी हैं कुछ। वो ऐसा होगा, सम एम्प्लॉइज जो कि काम धंधा नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कुछ भी नहीं समझते, है ना, बिजनेस तो हम और आप लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाए जाएंगे, वहां पे पैरामीटर्स हो जाएंगे एम्प्लॉइज के लिए, भाई इतना काम करना है, ऐसा करना ही करना है, पंच इन पंच आउट का सबका टाइम फिक्स हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, जो कि अच्छी चीजें होनी चाहिए। एंड एजेंट नीड टू अडॉप्ट द चेंज। हम और आप जैसे छोटे और बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर को कंपनी के नए नियम कानून कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। उसका भले कमीशन स्ट्रक्चर हो या फिर कंपनी की टेक्नोलॉजी हो, कंपनी के नए नियम हो, सब हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो लॉन्ग रन में एक पॉजिटिव साइन देता हुआ आपको दिखाई देगा। आप कुछ वेल प्रिपेयर्ड तरीके से मार्केट में जा रहे होंगे, आपके पास मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, आप प्रोफेशनल दिख रहे होंगे, आपका लुक अच्छा हो जाएगा, आप ग्रूम्ड होंगे, कंपनी के नियम कायदे कानून आपको ज़्यादा डीप में पता चलेंगे। तो जब प्राइवेट अंदर घुसता है तो अपने हिसाब से थोड़ी चीजें सख्ताई जरूर करता है, जिससे कई बार में इंश्योरेंस एडवाइजर को दिक्कत हो सकती है अडॉप्ट करते वक्त। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक सुलझे हुए इंसान लगोगे, आप एक बिजनेस एडवाइजर बनने की तरफ आगे बढ़ोगे। तो मेरा मुद्दा बस यही था कि आपको इस चीज के बारे में बेसिक नॉलेज दे दी जाए। आपको इस बारे में क्या बोलना है वीडियो में के कमेंट करके आप जरूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे, क्या कोई कंप्लेन करना चाहेंगे, जो भी आप सोचते हैं आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के अपनी राय जरूर लिखें। क्योंकि जब तक आप अपनी राय नहीं लिखेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन है किसी और टाइप की वीडियोस, इस पे और कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो जरूर आप बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बहरहाल मेरे चैनल में अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत सारे लेटेस्ट जानकारियों से भरपूर मैंने आपको कंटेंट दिया है। ऐसा कंटेंट दिया जो यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जिन बातों का जानना जरूरी है, जो ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जिन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जो मार्केटिंग, सेल्स, प्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशन पॉलिसीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं कम से कम 700 से 800 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके लिए बना चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके बाद में अभी आपका काम है कि उन वीडियोस को जाकर के आप देखें, उन वीडियोस का आप फायदा उठाएं। और पिछले 90-91 दिनों से तो मैं लाइव हुई और 8 जून 2025 तक ऑलरेडी लाइव हूं आप सभी के बीच में। तो आप जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी और मेरे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का। फ्री में आपको 25 कोर्सेज करने को मिलेंगे, वो नॉलेज मिलेगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। इतनी डीप नॉलेज दूंगा ताकि 1 साल में आप खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बोल पाओगे, कस्टमर की लाइफ में सच में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ये सारी चीजें सब्सक्राइब करना हो तो आप कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा मिशन इंश्योरेंस एडवाइजर को लेकर के यही है कि मार्केट में जो चीज़ें आपको नहीं सिखाई गई वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, और मार्केट में पैसा लूट करके आपसे वो चीज़ें सिखाई गई मैं वो चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। और मैंने आपके लिए एक चीज़ और बनाई है जो है 36 कॉम्बिनेशन LIC के। इसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 36 LIC के कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपका नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो क्लब मेंबरशिप में आप जाएंगे तो कुल मिलाकर के रेडीमेड HD क्वालिटी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 36 × 2 72 पोस्टर मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा मार्केटिंग टूल आपके लिए बना दूंगा। 365 दिन आपके लिए काम कर रहा हूं, 3-4 घंटा रोज मेहनत कर रहा हूं। तो आप इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अपना नाम, नंबर, फोटो, ईमेल ID हमें WhatsApp भेज सकते हैं। आपको 1 हफ्ते के अंदर में आपकी ई बुक दे दी जाएगी, जिससे आप जब भी किसी कस्टमर के सामने बैठोगे आपके पास 36 बातें होंगी, यूनिक प्रेजेंटेशन होगी जो आज तक इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना ट्रेड सीक्रेट है। ये मेरी खुद की प्रेजेंटेशन स्लाइड है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप बुकिंग सकते हैं। और यहाँ पे
एवरी सिंगल डे रात को 12 बजे मैं एक पूल ऑन करता हूँ, एक प्रतियोगिता करता हूँ एडवाइजर्स के बीच में, जहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव आंसर आपको देने होते हैं, तो वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई फीडबैक, सजेशन, कंप्लेंट कुछ भी आपका है तो आप कमेंट करें। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ग्रुप में है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले फ्री में। और जो ई बुक है उसका भी ऑर्डर करने का लिंक मैंने दे दिया है। कोई भी फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रीच आउट करें, कॉल ना करें। अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं खुद ही आपको कॉल कर लिया करूंगा। तो आई होप कि ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होना चाहिए। कोई क्लाइंट, कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है, इस टाइप के गंभीर मुद्दों के बारे में बातचीत करता है, तो मैं नहीं चाहता मेरा एडवाइजर ब्लैंक हो उस टाइम पे, उसके पास में कॉन्फिडेंस हो, नॉलेज हो, वो अच्छे से चीज़ों को समझता हो और वहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन के हेल्प से उसको कन्विंस कर पाए, कस्टमर को कन्विंस कर पाए, अपनी बात रख पाए, स्वाभिमान के साथ में उस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी राय दे पाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।